हाँ जी बच्चे, सो वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर 13। सो आज हमारा न्यूमेरिकल सेशन फर्स्ट है। 3 टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं अपने, दैट इज फोर्स, फील्ड एंड फ्लक्स। तो उसके रिलेटेड कुछ खास किस्म के न्यूमेरिकल सारे डिस्कस करने मुश्किल है ऑनलाइन लेक्चर पे, लेकिन जो खास किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। सो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। और वो न्यूमेरिकल जो है दैट इज अबाउट पिथबॉल क्वेश्चन। इसे कई तरह के नाम दिए गए हैं फिजिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पिथबॉल क्वेश्चंस का नाम भी देते हैं, या इस किस्म के न्यूमेरिकल्स को सिल्क थ्रेड क्वेश्चन भी बोला जाता है। सिल्क थ्रेड क्वेश्चंस। तो मैं आपके साथ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो अलग किस्म के हैं, जो कॉमन है, फॉर्मूला बेस्ड है। वो हम जब मिलेंगे तो उनको डिटेल में सारे के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो खास किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं, अलग किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम फिलहाल चेक करना चाहते हैं। अब पिथबॉल क्वेश्चन में है क्या, बेसिकली इसमें एक स्ट्रेटेजी है। हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक रूफ के साथ 2 चार्ज्ड शेल्स या चार्ज्ड बॉल्स, चार्ज्ड बॉडीज लगाई गई हैं। ये रूफ के साथ एक नॉन इलास्टिक थ्रेड की मदद से, ये नॉन इलास्टिक थ्रेड है, उसकी मदद से 2 चार्ज्ड बॉल्स लगाई हैं। इन दोनों चार्ज्ड बॉल्स की जो चार्ज है वो मैं मान के चलता हूं सेम है। इसका चार्ज भी क्यों और इसका चार्ज भी क्यों, दोनों का चार्ज जो है वो हमारे पास सेम है। दोनों के चार्ज सेम होने के बाद अब हमें पता करना है कि इनके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी। हमें पता करना है फोर्स कितनी लगेगी। तो ये जो थ्रेड है इसकी लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास दैट इज L। एक हम सेंट्रल लाइन ज्वाइन कर देते हैं यहां पे, ये हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये लेंथ हमारे पास है। अब सेंटर वाली लाइन के साथ ये जो थ्रेड है इसका एंगल कितना बन रहा है, ये मान के चलते हैं ये एंगल बन रहा है थीटा। लेट मी गो फॉर द नेम। दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, this is point B and this point is C। ये हमारे पास एक सिचुएशन क्या है कि एक रूफ के साथ एक थ्रेड, 2 थ्रेड की मदद से 2 चार्ज बॉल्स को लगाया हुआ है। दोनों के चार्जेस सेम हैं। अब ये इस तरह से क्यों रखे हुए हैं, ये इस तरह से इस कारण रखे हैं क्योंकि ये एक सिचुएशन है जहां पे ये चार्ज बॉल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। इस कारण सेंटर लाइन से ये चार्ज बॉल एक एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी भी उसी तरह से एक एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये सिचुएशन हमारे पास एक प्रेजेंट सिचुएशन है जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और इनको थ्रेड के साथ ज्वाइन किया हुआ है। हमें क्या पता करना है, हमें ये देखना है कि चाहे वो चार्ज बॉल ये वाली हो A पॉइंट वाली, चाहे वो चार्ज बॉल B पॉइंट वाली हो, हमें एक कोई भी बॉल के ऊपर डिफरेंट सिचुएशंस देखनी है कि फोर्स कितनी लग रही है, वेट कितना है और टेंशन कितनी है। कुछ भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन से पता लगेगा कि क्या पूछ रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि हमें क्या पता करना है कि फ्रॉम दिस सिचुएशन फाइंड A पार्ट। एक हमें पता करनी है फोर्स, कि फोर्स कितनी लगेगी। B पार्ट एक हमें पता करनी है टेंशन। एक फोर्स पता करनी है, एक हमें पता करनी है टेंशन। अब फोर्स किस कारण लग रही है और कहां पे लग रही है, टेंशन किस कारण लग रही है और कहां पे लग रही है, इसके बाद को समझने की कोशिश करते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब ये चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया या इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो मैं कोई भी एक हिस्सा उठा लेता हूं, तो हो क्या रहा है कि इस चार्ज बॉल के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। ये इस तरफ क्या लग रही है, दूसरे चार्ज बॉल के कारण एक फोर्स लग रही है और वो फोर्स कितनी है, वो फोर्स है हमारे पास F। ये ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई, बी चार्ज ने A के ऊपर एक फोर्स लगाई और वो फोर्स कितनी लगी है, वो फोर्स लगी है दैट इज F। सेम फोर्स इस साइड भी लगेगी, लेकिन हम वहां पे मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ही सिचुएशन को हैंडल करके हम ढूंढ सकते हैं। तो दूसरी और भी सेम फोर्स लग रही है लेकिन मार्क करने की जरूरत नहीं है। एक जगह पे फोर्स देखिए, दूसरी तरफ पे सेम ही होगी। दूसरी और है कि ये चार्ज बॉल, इसकी वेट की बात करनी है, इसका वेट कितना होगा। अब इसके वेट के बारे में डिस्कस करना है हमें कि व्हाट विल बी इट्स वेट। तो डेफिनेटली बात है कि ये चार्ज बॉल का +1 से हमने सीखा हुआ है कि कोई भी बॉडी हो उसका वेट हमेशा किस तरह अफेक्ट करता है,
उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, और वो वेट कितना एक्ट कर रहा है, वो वेट एक्ट कर रहा है हमारे पास mg। ये बात होगी। फिर तीसरी बात है टेंशन कहां पे लगेगी। अब करनी है डिस्कशन टेंशन के बारे में कि टेंशन कहां पे लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि जो टेंशन है वो कहां पे लगेगी, कि ये चार्ज बॉल जो है वो एक सिल्क थ्रेड के साथ अटैच की हुई है। तो डेफिनेटली बात है कि थ्रेड के ऊपर क्या लग रही है, इस चार्ज बॉल के कारण एक टेंशन लग रही है। तो बच्चों टेंशन कहां पे लगेगी, टेंशन लगेगी इस थ्रेड के ऊपर। तो ये यहाँ पे क्या लग रही है, टेंशन लग रही है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक सिंबल के साथ, और वो सिंबल क्या है, T। तो लीजिए इस तरह से हमारे पास सारे तीनों की तीनों क्वांटिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, फोर्स, वेट एंड टेंशन। अब टास्क क्या है, टास्क है हमें फोर्स के बारे में पता करना है। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, फिर उसको कंबाइन करूंगा टेंशन ढूंढने के लिए। बड़ी सिंपल सी बात है। आप क्या कीजिए, आप इस सिचुएशन में से आप देख रहे होंगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली एक ट्रायंगल बन रही है। अगर आप एक तरफ ये सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, जहां पे ये एक हमारे पास थीटा है, दैट इज द एंगल। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर लूंगा इन ट्रायंगल ओ ए एंड सी। ये ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेंगे ओ ए एंड सी। ओ ए सी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, हम ओ ए सी ट्रायंगल में एक कॉन्सेप्ट उठा लेंगे, दैट इज ऑफ tan थीटा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अब इस सिचुएशन में एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो डेफिनेटली बात है, मैं क्या बोल सकता हूं कि tan थीटा इसमें किसके बराबर आया, tan थीटा इसमें आया बराबर, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज AC ओवर बेस। बेस कितना, दैट इज OC। tan थीटा इज इक्वल टू AC ओवर OC। tan थीटा किसके बराबर आया, AC ओवर OC के बराबर आया। अब बात ये है कि AC की वैल्यू कितनी होगी और OC की वैल्यू कितनी होगी। अब हम इसके बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग काम करेंगे। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अब अगर AC के बारे में सोचना है तो AC के बारे में सोचने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे कि AC के बिल्कुल ऑपोजिट लाइन पे कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो रही है। AC के साथ कौन सी रिप्रेजेंट हो रही है, दैट इज F। क्या रिप्रेजेंट हो रही है, AC लाइन, ये वाली लाइन है, इसके तरफ कौन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये लाइन रिप्रेजेंट हो रही है फोर्स के लिए। तो इसका मतलब AC क्वांटिटी किसके बराबर है, AC क्वांटिटी है फोर्स के बराबर। इसी तरह से ये लाइन OC लाइन किसके लिए रिकमेंड हो सकती है, तो ये एक बॉल है, ये बॉल यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी। तो इस बॉल के नीचे की तरफ क्या लग रही है, एक क्वांटिटी लग रही है, और वो कौन है, वेट। इसका मतलब ये लाइन सीधी की सीधी, ये देखिए वेट इस तरफ लग रहा है, OC लाइन किस तरफ रिप्रेजेंट हो सकती है, दैट इज फॉर वेट। तो OC के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट करवा दिया, हमने OC के लिए रिप्रेजेंट कर दिया वेट। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, F/mg। अब यहाँ पे क्या है, एंगल हमें दिया जाएगा, वेट हमें दिया जाएगा, हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं, फोर्स पता कर सकते हैं, दैट इज mg tan of थीटा। तो ये पहला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया कि अगर यहाँ पे फोर्स पता करनी है तो फोर्स किसके बराबर होगी, mg tan of थीटा के बराबर। एंगल दिया जाएगा, वेट दिया जाएगा, सीधा डायरेक्टली हम फोर्स पता कर सकते हैं। चलिए ये तो सिचुएशन बड़ी सिंपल तरीके से होगी। अगर हमें मान लीजिए टेंशन के बारे में सोचना है, तो टेंशन के बारे में सोचने के लिए अब राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, टेंशन के लिए अब हमें नया कंसेप्ट करना पड़ेगा। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल तो कंसीडर करेंगे, पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंशन पता करने के लिए एक नया रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रायंगल वही लेंगे, इन ट्रायंगल OAC, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे, दैट इज cos थीटा। सो cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस, ये एंगल के साथ ये वाला क्या होगा, बेस OC ओवर हाइपोटेनस, दैट इज OA। तो cos थीटा किसके बराबर होगा, OC ओवर OA। अब वही काम फिर से करना है कि OC को कौन रिप्रेजेंट करवा रहा है, दैट इज वेट। तो OC लाइन किसके साथ रिप्रेजेंट होगी, वेट के साथ। OA को कौन रिप्रेजेंट करवा रहा है, वो हमें पहले से ही पता है, OA किसके बराबर, लाइन को रिप्रेजेंट करवाने वाला, दैट इज टेंशन। तो यहां से भी हम टेंशन ढूंढ सकते हैं कि टेंशन किसके बराबर है, mg ओवर cos थीटा। टेंशन इज इक्वल टू mg ओवर cos थीटा।
तो ये एक तरीका है पिथबॉल क्वेश्चन को करने का कि राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि AC को उसके ऑपोजिट वाली लाइन रिप्रेजेंट करवानी होगी, OC को उसके ऑपोजिट वाली, और OA को जो उसके ऊपर एक्ट कर रही है और वो क्या कर रही है, टेंशन। उसके इस्तेमाल से हम ये फैक्टर्स पता कर सकते हैं। पर ये वाले फैक्टर्स पता करने के लिए कंसेप्ट थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। मान लीजिए अगर फोर्स या वेट ना ही दिया हो, यहाँ पे mg के बारे में बताया ही ना गया हो, तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। हमें अगर mg नहीं दिया हो तो हम फोर्स नहीं ढूंढ सकते, यहाँ पे अगर वेट ना दिया हो तो हम टेंशन नहीं ढूंढ सकते। तो हमें एक नया वे पता करना पड़ेगा, जो कि इसका ऑल्टरनेट है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर एक नए तरीके से सोचना हो, एक नई सोच लेकर आनी हो, तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल के ऊपर एक थ्योरम लगाएंगे, दैट इज फ्रॉम मैथमेटिक्स, दैट इज सिमिलैरिटी ट्रायंगल थ्योरम। यानी कि मैं आपको एक ऑल्टरनेट बता रहा हूं जो कि काफी अच्छा रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, कि बच्चों आप अगर उस मेथड के साथ नहीं करना चाहते तो आप एक ऑल्टरनेट मेथड अपना सकते हो, और वो ऑल्टरनेट मेथड क्या है, दैट इज द सिमिलैरिटी ट्रायंगल थ्योरम। मैथमेटिकल की थ्योरम है, दैट इज सिमिलैरिटी ट्रायंगल थ्योरम। सिमिलैरिटी ट्रायंगल थ्योरम से क्या बात सामने आ गई है, सिमिलैरिटी ट्रायंगल थ्योरम से क्या होता है कि वही जो मैं अभी बता के हटा हूं कि जो लाइन जिसको रिप्रेजेंट करवा रही है कि अगर साइड्स के एंगल्स सेम है तो ट्रायंगल की साइड्स भी सेम होंगी। तो कहने का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी ट्रायंगल थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे, जो चीज जिसको रिप्रेजेंट करवा रही है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी लिख दिया कि टेंशन किसके बराबर है, टेंशन बराबर है OA के, तो हम क्या लिखेंगे, टेंशन ओवर OA। फोर्स किसके बराबर है, AC के, क्योंकि AC को हम फोर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ओवर AC। इसी तरह से हमारे पास तीसरी क्वांटिटी वेट, वेट किसके बराबर है, OC के साथ रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ऐसे ही mg ओवर OC। तो ये हमारे पास सिमिलैरिटी ट्रायंगल थ्योरम के साथ एक फॉर्मूला बन जाता है पिथबॉल क्वेश्चन के लिए, कि बजाय कि आप इस सारी सिचुएशन को सोचो, आप सिंपल ये फॉर्मूला दिमाग में रखो। जब ये फॉर्मूला दिमाग में रखोगे तो तीन क्वांटिटीज की हमारे पास ऑप्शन है, कि मान लीजिए यहाँ पे तो मैंडेटरी है कि वेट पता होना चाहिए, अगर वेट ना पता हो तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि अगर mg नहीं यूज करना चाहते और टेंशन पता है तो ये कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं, टेंशन ओवर OA इज इक्वल टू F ओवर OC। अगर वेट पता है तो ये कॉम्बिनेशन उठा लो फोर्स पता करने के लिए, टेंशन पता करने के लिए, मतलब तीनों वैल्यूज के एक दूसरे के बराबर। तो जो चीज आप पता करना चाहते हो वो उठाइए और आपके पास वही आंसर आएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे फोर्स के बारे में सोचना है वेट के साथ, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन उठाया, तो क्या हुआ, फोर्स ओवर mg इज इक्वल टू AC ओवर OC। तो देखिए फोर्स ओवर mg इज इक्वल टू AC ओवर OC, और AC ओवर OC किसके बराबर है, अगर दिए हैं तो ठीक है, ये तो tan थीटा के बराबर है। तो कहने का मतलब बात वही है सेम, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला माइंड में बना के रखना है। उसको करने के लिए डिटेल चाहिए, दिमाग में देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल क्या है वगैरह वगैरह। ये एक सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि ये फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि जो लाइन जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेंशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, OA को, फोर्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, AC को, mg किसको रिप्रेजेंट कर रही है, OC को। वैल्यू नहीं रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि कौन कौन सी चीज उसके किस लाइन के बराबर है। ठीक है जी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल थ्योरम से हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हमें ये अथॉरिटी है। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखा हो तो सीधा आंसर हम आराम से ढूंढ सकते हैं। तो इसकी मदद से चाहे आप फोर्स ढूंढ लीजिए, चाहे टेंशन ढूंढ लीजिए, चाहे आप वेट ढूंढ लीजिए, तीनों ही सिचुएशन इसके साथ हैंडल हो सकती है। देखिए अब इसका न्यूमेरिकल, ये तो बात पल्ले पड़ रही है कि ये करना कैसे है, ये तो हो गया, लेकिन न्यूमेरिकल कैसा आएगा अब उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल किस प्रकार का है, और न्यूमेरिकल में हम किस प्रकार की सिचुएशन यूज कर सकते हैं। हाँ जी, न्यूमेरिकल है हमारे पास कि टू पिथबॉल्स carrying equal charges are suspended from a common point by strings of
equal length. The equilibrium separation between them is R. Now these strings are rigidly clamped at half the height. The equilibrium separation between the balls now become डायग्राम के साथ में दी हुई दोनों के बीच में सेपरेशन है r, जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और ये है डिस्टेंस y। दूसरी और अब क्या हुआ, अब वो जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर दिया, वो डिस्टेंस अब सेंटर का लाइन का वो y/2 रहेगा। हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि अब नई सेपरेशन जो आई r' वो कितनी है। तो ऑप्शन है साथ में, that is 2r/3 main separation, b choice 1/√2 का होल स्क्वायर, c choice r/√2, d choice that is equal to 2r/√3। ये हमारे पास क्वेश्चन। सो पिचबॉल क्वेश्चन के रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दो बॉल्स हैं, दोनों को इक्वल चार्ज दिया हुआ है, मतलब इसको चार्ज भी क्यों दिया हुआ है, इसको चार्ज भी क्यों दिया हुआ है, दोनों को एक कॉमन पॉइंट से सस्पेंड किया है। बिटवीन द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द स्ट्रिंग इज r, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है r है। अब इनका डिस्टेंस ये वाला बढ़ा दिया, मतलब दो बॉल्स पहले इतने डिस्टेंस पे थे, अब इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दिया। वो डिस्टेंस बढ़ाने से ये जो सेंट्रल लाइन थी, न्यूट्रल लाइन थी, वो डिक्रीज होगी, y/2 होगी। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस जो है वो कितना बढ़ जाएगा। तो ये सिचुएशन आपके पास है। अब आपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है, क्वेश्चन इसका कैसा होगा। तो देखिए वही स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इसमें से हाफ लाइन, यानी कि मैंने आपको मैंडेटरी बताया था कि पूरी पिचबॉल की सिचुएशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, आप ये पॉइंट लीजिए जो आपके लिए मैंडेटरी है, यानी कि यहाँ पे चार्ज था Q, यहाँ पे क्या लग रही है फोर्स, यहाँ पे क्या लग रहा है वेट, और ये क्या होगा, दैट विल बी इट्स एंगल। ये बात तो हमेशा रहेगी, ये बात आपने फील उठानी है। नेमिंग भी दे सकते हो, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस वन इज B। अब सोचने वाली बात है, ये डिस्टेंस कितना था y, पूरा डिस्टेंस ये r कितना था ये r, पर हम कितना उठा रहे हैं, सिर्फ हाफ, ये वाली बात उठा रहे हैं। तो ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, आधा, ये इट बिकम्स इक्वल टू r/2। तो ये बात आपने पहले कंसीडर की। अब दूसरी बात आपने सोचना है कि हमने करना क्या है यहाँ पे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि जो tan थीटा है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू f/mg। tan थीटा किसके बराबर होगा, ये हमेशा f/mg के बराबर होगा, जिसमें tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। tan थीटा को हम क्या कहेंगे, ये अगर b पॉइंट है तो tan थीटा किसके बराबर होगा, ab ओवर हाइपोटेनस ओवर बेस दैट बिकम्स इक्वल टू OA इज इक्वल टू f/mg। ये हमारे पास सिचुएशन बनी पहले। अब AB की वैल्यू कितनी, AB की वैल्यू हमारे पास है दैट इज इक्वल टू r/2। OA कितना, OA हमारे पास है दैट इज इक्वल टू y।
अब सोचना है फोर्स कितनी होगी। अब जाहिर सी बात है फोर्स के लिए एक चार्ज के कारण तो आ नहीं सकेगी, फोर्स क्या आएगी हमेशा दो चार्जेस के कारण। तो फोर्स की वैल्यू पुट करते वक्त क्या ध्यान रखना है, फोर्स कितनी के दोनों चार्जेस क्यू स्क्वायर बाय नीचे दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था आर, आर का क्या कर दिया स्क्वायर, मल्टीप्लाई में साथ में क्या आएगा दैट इज इक्वल टू 10 into g। ये वैल्यू वैसे पुट की है, इसका कोई योगदान नहीं होगा इसमें मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन मैंने आपको पुट करके दिखाई है कि वैल्यू पुट कैसे करनी है, क्योंकि और भी बातें इसके साथ हम सीख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट सिचुएशन होगी r/2 y kq²/mg। अब सोचनी है सेकंड सिचुएशन के बारे में। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, सेकंड सिचुएशन में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया और न्यूट्रल लाइन डिक्रीज हो गई। तो यही सिचुएशन में वैल्यू पुट करेंगे क्या कि r/2 अब कितना होगा ये सोचना है। तो r/2 फिलहाल हमें पता नहीं, तो हम क्या लेके चलेंगे दैट बिकम्स इक्वल टू r'/2। डिस्टेंस y कितना है वो हमें पता है दैट इज इक्वल टू y/2, दैट इज इक्वल टू k² बाय ये डिस्टेंस कितना है दैट इज इक्वल टू r' इनटू साथ में क्या आ जाएगा m। ये हमारे पास क्या होगी सेकंड सिचुएशन क्रिएट। दिस विल बी योर सेकंड सिचुएशन। ये एक सिचुएशन हमारे पास सामने है, ये हमारे पास दूसरी सिचुएशन। अब आप कहिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों ये इक्वेशंस हैं, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। तो दोनों को डिवाइड करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले आपने ये सिचुएशन ली पूरे बॉल वाली, फिर आपने ये सिचुएशन ली। जब ये सिचुएशन ले रहे हो तो फोर्स के केस में तो आप सारा कंप्लीट लोगे r', पर जब आपने ये केली सिचुएशन हैंडल करनी है तो वो आप कितने ले जाओगे r'। तो ये इक्वेशन यहाँ पे फिर से डायग्राम नहीं मैंने बनाई, लेकिन आपको बता दिया है कि ये बन जाएगा r'/2 और वो बन जाएगा y/2। नई सिचुएशन में वो सब कुछ था तो मैंने ऐसा यहाँ पे पुट कर दिया है। तो ये आपके पास दोनों वाली सिचुएशन, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये बन जाएगा हमारे पास r'/y, क्योंकि ये और 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास आ जाएगा r/2y, इट बिकम्स इक्वल टू kq² by r' into mg over it becomes equal to kq² by r² mg। ये और ये mg और mg ये सारे कैंसिल। तो अब हमारे पास फाइनल आंसर बचा क्या है, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास फाइनल आंसर क्या बचा। तो एक हमारे पास बचा है ये r' का क्यूब, दूसरी और क्या है हमारे पास y। तो अब r' का क्यूब ये इस तरफ लेकर जाएंगे हम, r' का क्यूब दूसरा तरफ क्या है y, एक बन गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या बना है, दूसरा हमारे पास बना है दैट बिकम्स इक्वल टू r क्यूब इज इक्वल टू 2y। ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन बनी है। तो इनको हैंडल करने पे y के साथ y भी क्या हो गया कैंसिल। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था हमें r' पता करना है। तो r' का क्यूब ये किसके बराबर हो गया दैट इज इक्वल टू r³/2। तो r' इज इक्वल टू ये r³ जब ये क्यूब दूसरा तरफ लेकर जाएंगे तो क्यूब रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्यूब रूट किसके ऊपर आएगा सिर्फ और सिर्फ दैट ओनली अपॉन 2, और ऊपर क्या रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ r। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। तो इनमें से इसके साथ ये ऑप्शन मैच कर रही है, अब हमें ये देखना है। तो जो सी पार्ट है इसके साथ ये ऑप्शन मैच कर रही है कि r/√2। तो इस तरह से हमारा P4 का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दैट इज इक्वल टू r/√2। अब अगर इसको कंपटीशन की फॉर्म से मैंने देखा मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बताया कि कैसे डिवाइड किया और कैसे, अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो तो बच्चा इतना मक्का नहीं मारेगा, वो तो डायरेक्टली कंसेप्ट करेगा क्या कि r³ एक तरफ लेकर जाएगा और दूसरी तरफ का लेकर जाएगा दैट इज y। उसमें ये सिचुएशन देख लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेगा कि क्या करेगा, वो सिंपली देखेगा कि r³ किससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है भाई, और मेरा इंटरेस्ट भी किसमें है और y में नहीं है, क्योंकि आपने देखा एंड में बचेगी और तो कुछ बचेंगे, तो हम क्या करेंगे r³/y, r'³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, लेकिन y दूसरे केस में क्या था y/2, और सीधा आंसर यहाँ पे आना शुरू हो गया।
ठीक है जी। सो मैंने आपको, क्योंकि ये पिटफॉल का एक क्वेश्चन नहीं, हमने ऐसे कई क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक बड़ी डिटेल पुट करके बताई है कि इसमें से अगर क्यों होता ढूंढना तो हम क्यों भी ढूंढ सकते थे। ठीक है जी। तो ये डिटेल में क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने के लिए एक शॉर्टकट वे था कि आप शुरू में ही सोच सकते थे यहाँ पे कि आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है वाई के, क्योंकि के क्यू एम जी वगैरह सब कांस्टेंट है, तो उसी को सोचकर आप सोच रहे थे कि आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, तो आर की वैल्यू इक्वल पुट करनी है आर डैश और दूसरी तरफ हो जाएगी वाई बाय। इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते थे और सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप फॉर द फोर्स रिलेटेड कांसेप्ट, दैट इज द पिटफॉल क्वेश्चन। ये फोर्स के रिलेटेड आ जाता है क्वेश्चन, पिटफॉल क्वेश्चन का, जिसे हम सिर्फ थ्रेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अलग चल रहा हूं फोर्स से, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स से अलावा नेक्स्ट हम टॉपिक को उठाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल को चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल किस प्रकार का है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल एक तो है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सोच के चलना था, एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा अलग बन सकता है। तो किस प्रकार का न्यूमेरिकल आएगा इसका, ये हमें देखना है। तो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at some distance. इसे कर दीजिए Q1 and minus Q2, अलग कर दीजिए इसे, एक Q1 ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए minus Q2, are placed at some distance. Find the point, मतलब हमें क्या पता करना है, एक नया डिस्टेंस पता करना है उस पॉइंट का, कहां से, फ्रॉम द गिवन चार्ज, फ्रॉम द गिवन चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is C. Two charges Q1 and minus Q2 are placed at some distance. Find the point distance from the given charge. So where electric intensity is 0. तो अब यहाँ पे करना क्या है कि दो चार्जेस हैं, चलिए दो चार्जेस हम मार्क कर लेते हैं। पहले मैंने मार्क कर लिया माइनस Q2 और दूसरी बार मार्क कर लिया मैंने प्लस Q1। दो चार्जेस हमने इस प्रकार से माइनस मेंटेन कर लिए, एक माइनस Q2 और दूसरी ओर कर लिया हमने प्लस Q1। अब बात सोचने वाली ये है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मार्क कर लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R। अब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। अब देखिए कि एक तरफ है नेगेटिव, एक तरफ है पॉजिटिव। हम सोच के चलते हैं कि हो सकता है सेंटर पे एक पॉइंट ऐसा हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अगर सेंटर में मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव से दूर। तो डायरेक्शन दोनों की, दोनों चार्जेस के कारण क्या बन रही है, एक ही साइड पे। और अगर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो जाहिर सी बात है हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर हालत में प्लस होगा, माइनस नहीं हो सकता। और जीरो आंसर कभी भी प्लस के केस में नहीं बन सकता, जीरो आंसर हमेशा माइनस के केस में बनेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो दैट मींस कि सेंटर पे कोई भी पॉइंट मार्क कर लो, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट किसी भी चार्ज से, मतलब सेंटर से बाहर, दोनों चार्जेस से बाहर किसी भी पॉइंट की तरफ मार्क कर लेंगे। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक पॉइंट मार्क कर दिया जहां पे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मान के चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं 0 होगा। चलिए इसका डिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं कि इस चार्ज से Q1 से ये पॉइंट भी कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, ये पॉइंट भी x डिस्टेंस पे पड़ा है, पॉइंट भी x डिस्टेंस पे पड़ा है, कहां से, Q1 से। चलिए इतनी बात हमारी खत्म हो चुकी है, डायग्राम हमने सोच ली है, आगे बढ़ते। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का 0 होने का मतलब क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए।
अब ये बात तो हमें क्लियर हो चुकी है कि Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ, और माइनस Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे से माइनस होगी। तो ये बात हम वैसे ही करते हैं जैसे करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर सोचा जाए तो कितना होगा, तो दिस बिकम्स, ये नेगेटिव पॉजिटिव के कारण है, ये E1 है, और नेगेटिव के कारण E2। तो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, जिसका डिस्टेंस छोटा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा, मतलब हम क्या बोलेंगे कि E1 माइनस E2 ये किसके बराबर है, नेट के बराबर है। लेकिन गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन ये है कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, 0। तो हम क्या बोलेंगे कि E1 माइनस E2 किसके बराबर है, 0 के, यानी कि यहां से क्या बात सामने आई कि E1 E2 के बराबर है। सिचुएशन नहीं भूलनी चाहिए, हमें क्या पता करना है, हमें वो पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है, हमें वो पॉइंट का डिस्टेंस पता करना है इसी चार्ज से। तो वो पॉइंट का डिस्टेंस कौन सा है, x, मतलब मेरा टारगेट आज का क्या है, मुझे x के बारे में पता करना है। तो मैं E1 और E2 की वैल्यू पुट करनी शुरू कर रहा हूं। तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 की वैल्यू, E1 कितना आएगा, k Q1 ओवर डिस्टेंस कितना है इसका, P पॉइंट से x का स्क्वायर, मोनोपोल का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करते हैं। E2 की वैल्यू कितनी, E2 की वैल्यू हुई k Q2, डिस्टेंस कितना पॉइंट P से, दोनों का एडिशन r प्लस x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सिचुएशन है। पॉइंट बचा पूछता है सर किस तरफ रखना है, जहां मर्जी रखिए, आपकी इच्छा है, जहां मर्जी का पॉइंट मार्क कर सकते हो, ये आपकी इच्छा होगी, या जहां मर्जी रखिए। तो ये हमारे पास दोनों सिचुएशन आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, k के साथ k क्या हो गया, कैंसिल। इतनी बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, आगे हमारा टारगेट है x ढूंढना। तो एक तरफ क्या आ गया, Q1 ओवर x स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या आ गया, Q2 ओवर r प्लस x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों सिचुएशन आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, यहां पे आ गया रूट Q1, और x स्क्वायर के ऊपर जब रूट आया, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, Q2 के ऊपर भी क्या आया, रूट, और जब r प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगाया तो स्क्वायर के साथ रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास बचा रूट Q1 ओवर x इज इक्वल टू रूट Q2 ओवर r प्लस x। ये हमारे पास सिचुएशन बची है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई ईच अदर, हम दोनों को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा हमारे पास, सो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास कि हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो रूट Q1 ये मल्टीप्लाई हो गया r प्लस एक्स के साथ, रूट Q2 ये मल्टीप्लाई हो गया x के साथ। एक बार फिर से रूट Q1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, r प्लस रूट Q1 इंटू एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू एक्स। x ढूंढना है, x एक तरफ रखिए, रूट Q1 इंटू r, दूसरी तरफ x रखा था, ये मैं एक तरफ ले गया, x कॉमन निकाल गया, तो बचा क्या, रूट Q2 माइनस रूट Q1। एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस को उस तरफ लेकर जा रहा हूँ, x कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, रूट Q2 माइनस रूट Q1। तो यहां से मेरे पास x आ गया, x इज इक्वल टू रूट Q1 r ओवर रूट Q2 माइनस रूट Q1। ये हमारे पास फाइनल आंसर बन चुका है। अगर इसको और सिंपल करना है तो और सिंपल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और सिंपल करने के लिए हम रूट Q1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट Q1 के साथ इसको डिवाइड कर दीजिए। तो इसका फायदा क्या होगा, ये देखिए फायदा क्या होने वाला है। तो x इज इक्वल टू, यानी कि ये टर्म आप नीचे लेकर जाना चाहते हो तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू r बाय रूट Q2 ओवर Q1 माइनस ये टर्म के साथ क्या होगा, रूट Q1 ओवर रूट Q1, ये और ये कैंसिल हो गए, x आ गया r ओवर रूट Q2 over Q1 minus 1. This is the distance where the electric field intensity is 0. ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। यहाँ पे एक स्टेप और भी कर सकते हो आप, अगर चाहो तो एक शॉर्टकट स्टेप और हो सकता है। प्लीज एक बार मेरी बात को और देखना ध्यान से, शायद यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ आपको कंफ्यूजन ना हो।
आप क्या कीजिए, आप इस सिचुएशन में से √Q1 को कॉमन निकाल लीजिए। मैं बोल रहा था कि इसको नीचे लेकर आना है, कहने का मतलब क्या था कि दोनों में से √Q1 कॉमन निकला है। तो √Q1 अगर इन दोनों में से कॉमन निकालना है तो कैसे निकल सकता है? अगर √Q2 के साथ भी Q1 हो तो हम क्या करेंगे, √Q1 को कॉमन निकालने के लिए √Q2 को √Q1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, √Q1 के साथ ही डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, x इज इक्वल टू √Q1 इंटू r। √Q1 हमने निकाल दिया कॉमन, पीछे क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास √Q2 ओवर √Q1 माइनस 1। ये अब ये कैंसिल हो गए, x कितना आ गया, r बाय √Q2 ओवर Q1 माइनस 1। ये फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। दोनों ही तरीके से भी हैं, लेकिन ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा कि आप यहाँ पे कॉमन निकाल के इस सिचुएशन को सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, क्या कि जब भी अगर दो चार्जेस दिए हों और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताया हो और आपको बोला जाए कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी तो कितने डिस्टेंस पे होगी, तो आप सीधा इतना कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको इच्छा आपकी है, करना चाहते हो कर भी सकते हो, लेकिन इतना सब कुछ करने की बजाय आप इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस कर जाएंगे। इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करके, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करके आप डिस्टेंस पता कर सकते हो, यानी कि x पता कर सकते हो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, क्योंकि x क्या है, वो डिस्टेंस है, वो पॉइंट है इसी चार्ज से जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। लेकिन ये x डिस्टेंस की भी कुछ सिचुएशन है, ये फॉर्मूले का भी कुछ ना कुछ खास बात है जो आपको दिमाग में रखना है। मैं उसको नोट की फॉर्म में नोट कर रहा हूं कि इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात क्या है, पहली बात इस फॉर्मूले में अगर ये Q2 ऊपर है Q1 नीचे है, तो इस फॉर्मूले में पहली बात क्या है कि Q2 जो है वो Q1 से बड़ा होना चाहिए। ये पहला बात आपको याद रखना है कि इस फॉर्मूले को अगर आप शॉर्टकट तरीके से यूज करते हो तो आपको दो चार्जेस दिए होंगे, एक दिया होगा 4 कूलम का, एक दे दिया मान लीजिए 2 कूलम का। तो आपको Q2 की वैल्यू 4 रखनी है और Q1 की वैल्यू 2 रखनी है, लेकिन बड़ा चार्ज हमेशा Q2 और छोटा चार्ज जो होगा वो हमेशा Q1 होगा। दूसरी बात, जो x डिस्टेंस है, जो आप ये x डिस्टेंस लेट कर रहे हो, वो x डिस्टेंस किसके साथ था, डायग्राम फिर से देख सकते हो। तो x जो डिस्टेंस है ये हमेशा किसके साथ रखा है हमने, ये हमेशा हमने Q1 चार्ज के साथ रखा है। x डिस्टेंस को इस डायग्राम के अंदर हमने किसके साथ रखा है, Q1 चार्ज के साथ रखा है। यानी कि अगर Q2 से डिस्टेंस ढूंढना हो तो क्या करना पड़ेगा, r माइनस x करना पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो x डिस्टेंस है वो किसके साथ है, Q1 के साथ है। अगर Q2 से, यानी कि आप ये जो डिस्टेंस ढूंढ रहे हो ये किस चार्ज से ढूंढ रहे हो, Q1 से ढूंढ रहे हो। अगर Q2 से ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रोसेस करना पड़ेगा, और वो क्या है कि डिस्टेंस को माइनस कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, या डिस्टेंस को प्लस कर दीजिए। जैसे मैं एक बार बता भी देता हूँ कि कहने का मतलब मेरा क्या है। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या ले लिया था, Q2, आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया था Q1, ये आपके पास डिस्टेंस था x, तो आपने ये डिस्टेंस ढूंढना है। अगर आपको Q2 से डिस्टेंस ढूंढना है तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, Q2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस ढूंढना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, x तो आपके पास है ही, मान लीजिए आपको एक नया डिस्टेंस पता करना है, वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस है x डैश पता करना है आपको। तो x डैश ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये r तो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस था, उसमें क्या प्लस करना पड़ेगा x। तो वो डिस्टेंस जो आएगा वो किससे आएगा कि Q2 से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, और x डिस्टेंस क्या है, Q1 से किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो ये फॉर्मूले का ये खास बात है जो आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है जी। तो इसी तरह से इसका न्यूमेरिकल ये एक सिचुएशन थी, लेकिन अगर वैल्यू बेस्ड न्यूमेरिकल आए तो हमने कैसे यूज करना है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3, ये भी एक न्यूमेरिकल बन सकता है और ये भी एक न्यूमेरिकल है। टू चार्जेस 4 माइक्रोकूलम and minus 9 microcoulomb are placed 24 centimeter apart. Find the point
from 4 microcoulomb charge where electric field intensity is 0. Find the point from 4 microcoulomb charge. तो पहले इस क्वेश्चन में से ये निकालिए कि Q1 चार्ज कौन सा है, Q2 चार्ज कौन सा है, फिर आपको बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो बड़ा चार्ज कौन सा है, दैट इज 4, तो 4 माइक्रोकूलम चार्ज कौन सा हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू Q2, और दूसरा चार्ज कौन सा हो गया, दैट बिकम्स इक्वल टू Q1। तो एक हमारे पास Q2 है, एक हमारे पास Q1 है। तो ये बच्चा आराम से सोच सकता है, लेकिन क्या हम इस फॉर्मूले में x इज इक्वल टू आर ओवर रूट Q2 ओवर Q1 माइनस 1, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या इस फॉर्मूले में Q2 और Q1 की वैल्यू बच्चों, इनकी वैल्यू क्या हम नेगेटिव या पॉजिटिव पुट करेंगे? मतलब अगर Q2 नेगेटिव हो तो क्या हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे? जवाब है नहीं। Q2 की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो, लेकिन वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में पुट करनी है। तो याद रखना है, नेगेटिव चाहे 9 के आगे लगा हुआ है, लेकिन 9 क्या है, एक बड़ी वैल्यू है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में 9 एक बड़ा है। तो Q2 किसका है, 9 माइक्रोकूलम का, Q1 कितना है, दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला में क्या पहचान बताई कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। एक और बात है, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तभी यूज हुआ अगर ये सिचुएशन के कारण ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात, वैल्यू सिर्फ कौन सी देखनी है, मैग्नीट्यूड की देखनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड के ऊपर ध्यान नहीं देना, सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं। अगर -9 लगा है तो वैसे मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि -9 छोटी वैल्यू है, पर हमने क्या कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ 9 कंसीडर करना है। तो हमने यहाँ पे Q2 की वैल्यू रखनी है 9 रखनी है, और Q1 की वैल्यू हमने रखनी है 4 रखनी है। बड़ी वैल्यू सीधा लिख दीजिए Q2, छोटी वैल्यू सीधा 4। नेगेटिव के शंका में नहीं रहना, वो आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में ख्याल आपने पहले ही सेट कर लिया था कि अगर नेगेटिव है तो फॉर्मूला ये यूज होगा। बस इतना बात का ध्यान रखना है नेगेटिव साइन को देखते हुए, बाकी बात का टेंशन सिर्फ मैग्नीट्यूड पे छोड़ देना है। मैग्नीट्यूड इसका बड़ा होगा वही आपने कंसीडर कर लेनी है। एक बात हमारी क्लियर होगी। दूसरी बात, अब x किसके साथ डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस था चार्ज Q1 के साथ, और इन्होंने भी किसके साथ पूछा है, 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम कौन सा है, Q1 है, यानी कि हमारा ग्राफ सही लग रहा है। हम क्या ढूंढेंगे यहाँ पे, x ढूंढेंगे। तो x किसके बराबर आया, r ओवर Q2 ओवर Q1 माइनस 1, सीधा वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 24 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया। और Q2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Q2 की वैल्यू हमारे पास है 9, Q1 की वैल्यू हमारे पास है 4। माइक्रोकूलम में कोई टेंशन नहीं, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी, -1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेना है। तो 24 सेंटीमीटर भी रखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यूनिट नीचे कैंसिल हो चुके हैं, ये और ये यूनिट कैंसिल हुए, तो ये आ गया √3, √9 का 3 बन गया, और √4 का 2 -1। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर देख लीजिए, इसके बराबर आएगा, दैट बिकम्स इक्वल टू 3/2 -1। तो ये बन जाएगा हमारे पास -1/3, तो ये बन जाएगा 24 × 3। तो 24 × 3 हमारे पास फाइनल आंसर आया, और 24 × 3 मतलब दैट बिकम्स इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। यानी ये 48 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास 0 होगी। तो ये हमारे पास पहला कंसेप्ट आया, जहां पे हमने ये देखना है कि कितने पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो इस तरह से इस सिचुएशन के साथ हमने हैंडल करना है, ऐसे करेगा उसको। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला न्यूमेरिकल बिल्कुल इस जैसा ही सेम सिमिलर सा न्यूमेरिकल है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब क्या हो रहा था, अब पॉजिटिव था, दूसरा नेगेटिव है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है कि 2 चार्जेस Q1 and Q2 are placed at distance R. Find the point, मतलब डिस्टेंस पता करना है हमें किसी भी पॉइंट का,
from any charge where electric field intensity is 0, where electric field intensity is 0। अब क्या है, अब है कि दो चार्जेस हैं, ये है चार्ज Q1, ये है चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। हमें कोई पॉइंट मार्क करना है दोनों चार्जेस के साथ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। तो फिर से आगे अगर सोचना चाहिए कि Q1 और एक दूसरी तरफ क्या है Q2। मान लीजिए मैंने पॉइंट यहां पे मार्क कर लिया पॉइंट P, तो Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। तो फिर से वही बात कि दोनों क्या हो रहे हैं प्लस, प्लस के केस में 0 आने की आशंका ही नहीं है, प्लस के केस में 0 आ ही नहीं सकता। 0 कब आ सकता है, अगर डायरेक्शन क्या हो ऑपोजिट, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो इसका मतलब ये सिचुएशन तो हमारी गलत हो सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि दोनों पॉइंट्स के सेंटर पे सोच के देखते हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो हो क्या रहा है Q1 के साथ पॉइंट P से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अबे, Q2 के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा अबे। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है हमारे पास ऑपोजिट आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम अब सिचुएशन के अंदर पॉइंट कहां पे कंसीडर करेंगे, पॉइंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज पॉइंट P जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ये हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था वो हमें पता था, वो r है। अब किसी भी एक चार्ज से डिस्टेंस ले लेते हैं, Q1 से ले रहा हूं, डिस्टेंस कितना x और बाकी का डिस्टेंस कितना बचा होगा r - x, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना था, ये दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस था r। ये हमने सिचुएशन हैंडल कर ली है इन दोनों के कारण। पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे E1, Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अवे दैट इज E। यहां पे अब पॉइंट कहां पे कंसीडर किया हमने, सेंटर पे, और डिस्टेंस क्योंकि मैं अपनी पुरानी सिचुएशन के साथ सेम रखना चाहता हूं, तो मैंने डिस्टेंस किसके साथ मान के चला x का, दैट इज व्हाट Q1, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा Q1 के साथ ही। तो ये आपके पास फाइनल सिचुएशन है पॉइंट P के। क्लियर है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं आगे कि अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब आपको समझना काफी आसान होगा क्योंकि पुरानी बात ही है। तो नेट कितना 0, 0 किसके बराबर E1 - E2, तो यहां से क्या आ गया कि E1 किसके बराबर है, ये E2 के बराबर है। अब E1 की वैल्यू कितनी, E1 मतलब Q1 के कारण, ये कितना KQ1/x², E2 मतलब Q2 के कारण, E2 का डिस्टेंस कितना उस पॉइंट से, KQ2/r - x का होल स्क्वायर। वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आया है, r - x, k के साथ k कैंसिल, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन गया हमारे पास रूट Q1 ओवर x² के साथ रूट कैंसिल, ये बन गया रूट Q2 r - x² के साथ रूट कैंसिल, दैट बिकम इक्वल टू r - x, क्रॉस मल्टीप्लाई r - x रूट Q1 इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू x, ये मल्टीप्लाई हुआ रूट Q1 इंटू r माइनस रूट Q1 इंटू x इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू x। तो रूट Q1 इंटू r इज इक्वल टू एक तरफ ले जाइए x कॉमन रूट Q2 प्लस रूट Q1, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। रूट Q1 x तरफ ले गया प्लस रूट Q2, और लास्ट और क्या कर सकते हैं हम, और कर सकते हैं कि कॉमन निकालना है, x एक तरफ रखते हैं, पीछे क्या बचा r रूट Q1 ओवर रूट Q1 प्लस रूट Q2। अब हमें क्या करना है, रूट Q1 को कॉमन निकालना है। तो रूट Q1 को कॉमन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट Q2 को रूट Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट Q2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहां से क्या आएगा, सॉरी Q1 के साथ मल्टीप्लाई और Q1 के साथ ही डिवाइड, तभी लिख सकते हैं, नहीं तो लिखना मुश्किल हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट को सेम आंसर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही हम वो वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं तो लिखना मुश्किल है। तो रूट Q1 ऊपर से कॉमन निकाला, रूट Q1 पीछे क्या बचा 1 प्लस रूट Q2 ओवर रूट Q1,
और ये कैंसिल हो गए, x कितना आ गया r ओवर रूट q2 ओवर q1 प्लस, ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन है इस केस के अंदर। पिछले वाले का आंसर क्या था? अब बात बड़ी सिंपल सी हो चुकी है, अब दिमाग में बैठाने वाली बात है, और वो बात क्या है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो क्या करना है? अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये सारी बातें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए कि फॉर्मूला कब कौन सा यूज करना है। ओके, अब इसी के साथ ही इसकी सिचुएशंस क्या है? सेम जो उसके लिए थी, वो क्या कि पहली बार Q2 शुड बी ग्रेटर देन Q1, बड़ी वैल्यू Q2 की, छोटी वैल्यू Q1 की, और x डिस्टेंस किसके साथ आपने डायग्राम में देखा है, x बी द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, x डिस्टेंस किसके साथ रखा था हमने? Q1 के साथ रखा था। तो दोनों बातें ही, दोनों पिछले रिलेशन के साथ और इसकी दोनों ही नोड की बातें सेम है। Q2 वैल्यू बड़ी रखनी है और Q1 वैल्यू छोटी रखनी है। तो इसके साथ हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल इसका कुछ इस तरह से है कि टू चार्जेस 4q and q are placed 8 centimeter apart. Find the point from charge q where electric field intensity is 0. दो चार्जेस हैं, एक 4q और दूसरा q, दोनों को रखा हुआ है 8 सेंटीमीटर के अपार्ट पे। हमें q चार्ज के साथ पता करना है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 कितने डिस्टेंस पे होगी। पॉइंट किसके साथ रखा है? q के साथ। तो बात बड़ी सिंपल सी है कि x भी का डिस्टेंस फ्रॉम q1, q1 कौन सा है? वो चार्ज है जो छोटा है। तो यहाँ पे भी q चार्ज कौन सा है? जो 4q के मुकाबले छोटा है। इसका मतलब q चार्ज कौन सा हुआ? q1, और q2 कौन सा हुआ? 4q। तो ये बात तो दिमाग में पहले रखनी है। q2 है 4q, q1 है q, और q1 के साथ ही x डिस्टेंस था, और इसका मतलब हमारे लिए काम बड़ा सिंपल है कि x का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? r ओवर रूट q2 ओवर q1 प्लस 1। r हमारे पास कितना है? 8 ओवर रूट q2 कितना है? 4q ओवर q प्लस 1, और ये कैंसिल, 8 ओवर रूट 4 मतलब रूट 2, it becomes equal to 2 plus 1, answer will be 8/3 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 8/3 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास तरीका है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 करने का। दोनों केसेस हम कर चुके हैं, और इस तरह से इसका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो बच्चों, अब ये दोनों न्यूमेरिकल्स का एक फाइनल पॉइंट जो दिमाग में रखना है, कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, कौन सी बातें आपको माइंड में मेंटेन करके चलनी है, वो सारी लिखवा रहा हूं। पहली बात, फॉर्मूलाज। अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? पहली बात, फॉर्मूला क्या लगेगा? x ओवर r ओवर रूट q2 ओवर q1 माइनस 1। ये फॉर्मूला लगना है इसमें। खास बात क्या है इस फॉर्मूले की कि q2 जो है वो ग्रेटर देन q1 होना चाहिए, और इसके अंदर क्या ध्यान रखना है कि जाहिर सी बात है, अगर एक चार्ज एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो हो सकता है कि एक चार्ज हो माइनस, फॉर एग्जांपल एक चार्ज हो -8 कूलम एंड दूसरा चार्ज हो 2 कूलम। तो Q2 की वैल्यू कौन सी लेंगे? Q2 की वैल्यू नेगेटिव साइन को देख के नहीं लेंगे, Q2 की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड को देख के लेंगे कि 8 2 से बड़ा है, तो Q2 क्या होगा? 8, और Q1 क्या होगा? 2। न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, आपने देखा होगा।
उस तरह से ही इसको हैंडल करना है। नेगेटिव साइन के लिए आपने फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया, वो यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। नेगेटिव का इस्तेमाल मत कीजिएगा, Q2 की वैल्यू रखनी है, नेगेटिव को छोड़कर बड़ी वैल्यू लिखिए कौन सी होगी, तो 8 बड़ी वैल्यू है अगर नेगेटिव साइन ना रखा हो तो Q2 को 8 देना है और Q1 को 2 बोलना है। ये बच्चे गलती कर जाते हैं कि सर नेगेटिव 8 रखा है तो ये तो वैल्यू छोटी होती है मैथमेटिकली, पर आपने नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना क्योंकि फॉर्मूले के अंदर आपने कंसीडर कर लिया। और इसके अंदर तीसरी बात का जो ध्यान रखना है कि जो x है वो क्या है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट चार्ज। जो छोटा चार्ज है उसके साथ हमने क्या डिस्टेंस रखा हुआ है, x रखा हुआ है। ये हमारी खुद की सिचुएशन है। हर आर्टिकल, अगर मैं वो आर्टिकल के अंदर Q1 Q2 बदल दूं तो डेफिनेटली ये सारी बातें भी बदल जाएंगी, पर हमने खुद ही एक सिचुएशन क्रिएट कर ली कि कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछा हो तो डायरेक्ट सिचुएशन पुट करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। सो ये एक हमारी खुद की क्रिएट की हुई सिचुएशन है। किसी भी बुक से या किसी भी कंसेप्ट से हम मान के नहीं चल रहे, अपनी तरफ से लेट करके चल रहे ताकि हमारा काम आसान हो सके ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो x जो है डिस्टेंस किससे है, स्मॉलेस्ट चार्ज से, दैट इज किस डिस्टेंस से, Q1 से। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और चौथी बात, मैं ये क्यों बोल रहा हूं x डिस्टेंस Q1 से है, क्योंकि अगर डिस्टेंस पूछा जाए Q2 से, इफ डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम Q2, तो आपको क्या करना है, वो डिस्टेंस पता करने के लिए r में से पहले x ढूंढ लेना है, x में वो डिस्टेंस पता कर लेना है जो दोनों के बीच में था और दोनों प्लस कर देना है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, r प्लस x करना पड़ेगा। ये सिचुएशन है अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरे चार्ज नेगेटिव हो। सिमिलरली अगर दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हो, इफ बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव, तो क्या करना है, तो बेसिकली पहले तो फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू r ओवर Q2 ओवर Q1 प्लस 1। पहले तो ये सिचुएशन यूज करनी है। दूसरा फॉर्मूला सेम रहेगा, Q2 ग्रेटर देन Q1, इसमें नेगेटिव का कोई पंगा ही नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तीसरा सेम सिचुएशन, x डिस्टेंस क्या है, उस चार्ज से है जो छोटे वाला है, x इज डिस्टेंस फ्रॉम Q1। और अगर डिस्टेंस Q2 से लेना हो, इफ डिस्टेंस शुड बी टेकन फ्रॉम Q2, अगर डिस्टेंस Q2 से लेना हो तो Q2 से लेने के लिए क्या करेंगे, Q2 से लेने के लिए आप देखोगे डायग्राम की तरफ, Q2 से उस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना था, r माइनस x। तो पहले x ढूंढेंगे और उस r को उस x में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास दो सिचुएशन है जिनके बिहाफ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने पे वो पॉइंट पता करना सकते हैं जहां पे वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है। तो ये हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो ये हमारा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल सेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ और नए न्यूमेरिकल सेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।